मनीष जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्रोधित नहीं है, हाइपर क्यों हो जा रहे हैं? नेता को बड़ा शांतिपूर्ण हाइपर नहीं है, जनता का जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप अभी बोले हम सुने। अच्छा, आप अभी बोले हम सुने, जो मेरा भी बात सुन लीजिए। बात बताइए। आप बोले पैदा नहीं हुए थे। सुनिए, आप बोले आप पैदा नहीं हुए थे 1947 में। मनीष कश्यप क्या पैदा हुए थे? एनसीआर भी नहीं जानते हैं, हम एनसीईआरटी जानते हैं। आपको बताते हैं क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? एनसीईआरटी जानते हैं हम, एनसीआर भी नहीं जानते। फुल फॉर्म बताइए। हम आपको नहीं बताएंगे, तो हम भी आपको एनसीआरबी का फुल फॉर्म नहीं बताएंगे। झारखंड का लिटरेसी रेट क्या है? झारखंड का लिटरेसी रेट आज जो है, मैं सुनिए ये वादा कर जाइए कि रिपोर्ट और डेटा के आधार पर आप हमसे बात करेंगे, हम तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार फिर से हेमंत सरकार या राज्य में अब की बार भाजपा की सरकार। इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर मौजूदा इतिहास के पन्ने को पलट कर देख रहे हैं तो मुझे यही नजर आ रहा है मनीष जी कि जिन्हें टिकट नहीं मिला या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या पाला बदल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसी संख्या बहुत कम है जी, और ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है सोच समझ के टिकट दी है जी। और जिन लोगों को टिकट मिला है वो सारे लोग जो है उत्तम प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, और वो सारे के सारे जो है चुनाव जीतेंगे। हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो अपने दम पे सबसे बड़ी पार्टी भी बनेंगे और हम बहुमत का आंकड़ा को भी जो है वो हासिल कर लेंगे जी। लेकिन चूंकि गठबंधन में है, गठबंधन में सबका सम्मान किया जाता है और हमारे साथ गठबंधन में जितने भी साथी हैं उन सबका सम्मान है और सबको साथ लेके जो है हम सबका साथ सबका विकास का जो नारा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको जो है सार्थक साबित करते हुए झारखंड में जो है फिर से भाजपा का सरकार बनाएंगे। मेरा सवाल है मनीष जी कि चुनाव के तारीख की काफी नजदीक है। आप कमलेश राम के पास पहुंचे थे और मुंचुन राय के पास भी भाजपा के चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व वहां पर पहुंचे थे। कितना मनाने में सफल हुए? देखिए क्या कुछ कमलेश राम जी अभी पार्टी कार्यालय में हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। वो हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। हालांकि मैंने भी उनको बधाई दिया था कि चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, चुनाव लड़िए। अभी पार्टी कार्यालय में हैं वो, ठीक है, और वो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। यहाँ का जो आदिवासी समाज है उनकी मांग है कि हमें जल्द से जल्द सरना धर्मकुंड मिलना चाहिए। देखिए हमारी सरकार आएगी और इस पे जो है हम लोगों से बातचीत करेंगे, झारखंड के सभी लोगों से बातचीत करेंगे और सरकार जब आएगी तो इस पे जो है डिसाइड किया जाएगा कि इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो है जो बड़े नेता हैं वो लोग जो है इसके बारे में जो है बोले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो है सबसे बात करके जो है हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम भारत के लोगों को बांटने वाले लोग नहीं हैं, तो सबको साथ लेके कैसे चला जाए उसका जो है हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। अगर हम कोल्हान प्रमंडल की बात करें, 14 विधानसभा क्षेत्र है मनीष जी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी वहां से खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार आप लोग चंपाई सोरेन को लाए हैं। 14 में से 12 सीट जो है हम लोग डेफिनेटली कोल्हान में जीतेंगे, डेफिनेटली 100%। 14 में से 14 भी जीत सकते हैं हम, लेकिन 12 तो हमारा फिक्स हो गया है, अभी तक जो है फिक्स है। और अभी तो हमारे जितने भी प्रत्याशी है वो वार्म अप कर रहे हैं। हमारे मेन कैप्टन जो है जब वो लोग आएंगे और सारी चुनावी सभाएं जब शुरू होगा तो आप देखिएगा कि कोल्हान में 14 भी हो सकता है हमारा। और पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले दम पे जो है वो हरियाणा का रिजल्ट को दोहराएगी और 50 से ज्यादा सीट तो हम अकेले दम पे जो है किसी भी हाल में यहाँ पे जीतेंगे ही जीतेंगे, किसी भी हाल में। 60 प्लस भी जा सकते हैं हम। 2019 में आप लोगों ने नारा दिया था अब की बार 65 पार, 25 में आकर पहिया रुक गई थी। फिर आप लोग दोहरा रहे हैं कि 50 सीट ऐसे ही ले आएंगे। कैसे ऐसे ले आएंगे? देखिए 2019 में क्या है कि सुदेश महतो जी अलग लड़े थे, उनका पार्टी जो है अलग लड़ा था, हम अलग लड़े थे। हम किसी गठबंधन के साथ नहीं थे और विपक्ष जो है सारा गठबंधन के साथ एक साथ लड़ा था और विपक्ष जो है जुमला फेंकने लगा। जैसे हेमंत सोरेन जी ने उस समय वादा किया था कि हर एक महिला को जो है 2000 रुपया जो है चूल्हा चौका के लिए दिया जाएगा। चूल्हा चौका योजना आया था, मेरे पास जो है मेरे मोबाइल में है वो जो है फोटो। चूल्हा चौका योजना के लिए उन्होंने 2000 रुपया बोला था। 5000 रुपया जो है हर एक
देखिए यहाँ पे है मेरे पास, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ उनका घोषणा पत्र। मनीष जी, हमको एक चीज सुनिए 2019 का घोषणा पत्र मैं दिखा देना चाहता हूँ। मनीष जी, एक मिनट, मेरा सवाल, एक मिनट, आप सवाल पूछ दिए, हमको कंप्लीट करने दीजिए, और नहीं कंप्लीट करने दीजिएगा तो हमको जाने दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है, विषय कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, उन्होंने नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपया हेमंत सोरेन द्वारा 2019 में घोषणा पत्र में जारी किया गया था कि दिया जाएगा। अच्छा। और जो स्नातक से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें 7,000 रुपया दिया जाएगा। क्या मिला झारखंड को? उसके बाद से महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए, हर गरीब महिला आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपया तक का कर्ज बिना किसी गारंटी आधार कार्ड से ले सकती है। क्या मिला? यहाँ पे देखिए, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपया प्रति माह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। देखिए, ये उनका घोषणा पत्र का है। हाँ। ये कंप्लीट हुआ नहीं। अब झारखंड के लोग उस समय घोषणा पत्र के झांसे में आ गए थे, और इसलिए जो है युवाओं ने, महिलाओं ने वोट दे दिया था। अब युवा और महिला समझ चुकी है कि जेएमएम जो है हमारा विकास नहीं कर सकता है, बीजेपी करेगा, तो इसलिए जो है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वो लोग वोट देंगे, और हम जितना उम्मीद कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा सीट जो है हमारे झोली में वो लोग देंगे। आपने जुमला शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, हमको जुमला शब्द का अर्थ नहीं पता। अगर हम जुमला शब्द को काफी करीब से देखते हैं तो मुझे पीएम नरेंद्र मोदी याद आते हैं, जिन्होंने 5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तो फिर तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है ना मनीष जी। आप घोषणा पत्र, सुनिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जुमला आपने नरेंद्र मोदी का याद आया जी। जुमला सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने दिया है। 70 साल से गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, और गरीबी दूर नहीं हुआ। अच्छा। नरेंद्र मोदी ने जुमला नहीं किया। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज 4थे नंबर पे है, और भविष्य में 3रे नंबर पे 2027 में जाने वाली है, और 47 में हम दुनिया के टॉप 2 इकोनॉमी वाले देश में रहेंगे। क्या ये जुमला है? आज सड़कें बनी है, क्या ये जुमला है? आप पैदा नहीं हुए थे, आप अपने माता पिता से पूछिएगा, लाइट नहीं आता था, आज जो है 24 घंटा लाइट आता है। क्या ये जुमला है? क्या आज जो है स्लीपर वाला जो है हवाई जहाज में चल रहा है, क्या ये जुमला है? आप बात बताइए। आप बोले पैदा नहीं हुए थे, भारत की, आप बोले आप पैदा नहीं हुए थे। 1947 में मनीष कश्यप क्या पैदा हुए थे? नहीं। तो उस समय किसकी सरकार थी? और कोई भी सरकार आता है, देखिए मनीष जी, सुनिए, फैक्ट पे बात करना चाहिए। हम भी नहीं पैदा हुए थे, लेकिन हम किताब में पढ़े हैं कि उस समय जो है ये काम नहीं हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि ये काम हो रहा है, तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। आज मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? आप बताइए, भारत की इकोनॉमी जो है वो चीन के इकोनॉमी को पछाड़ने के मतलब कि डेवलपमेंट रेट, विकास दर जो है भारत का, वो 7.7 है। अब बताइए, चीन का विकास दर जो है वो 4 है, जापान का 3 है, अमेरिका का भारत से पीछे, और भारत का 7.7 विकास दर है। क्या ये जुमला है? भारत में गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लेके जाया गया, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये राहुल बैंक का डेटा नहीं है, जलेबी फैक्ट्री का डेटा नहीं है। लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लेके जाया गया। आज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल के मामले में दुनिया का दूसरा देश भारत है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का दूसरा नंबर भारत है। आज हाईवे के मामले में दूसरे नंबर पे आया है, चीन हमसे पीछे चला गया। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में जो है अमेरिका 93%, चाइना 87%, और भारत 96% पे चला गया है। और 2029 से पहले हम 100% का लक्ष्य रखे हैं। क्या ये जुमला है? ये जुमला नहीं है मेरे भैया। आज जो है 450 फ्लाइट का ऑर्डर जो है टाटा ने किया है, और 750 फ्लाइट का ऑर्डर जो है 2 बार में इंडिगो ने किया है। ये जुमला नहीं है। आज बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी, दुनिया में 2 ही कंपनी जो है हवाई जहाज बनाती है, भारत में आना चाहती है। लिकहार्ड मार्टिन जो है भारत में जो है फाइटर प्लेन बनाना चाहता है। F-35 जो है अमेरिका जो है भारत को बेचना चाहता है। रोल्स रॉयल्स इंजन बनाती है हवाई जहाज का, वो जो है भारत में जो है प्लांट लगाना चाहता है। क्या ये जुमला है? धारा 370 हटा दिए, क्या ये जुमला है? राम मंदिर बनवा दिया हमने, क्या ये जुमला है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया, क्या ये जुमला है? और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे
भारत में हमने बनवाया। क्या ये जुमला है? और पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेरिका और चाइना को पछाड़ते हुए, रसिया को पछाड़ते हुए हमने भारत में बनाया। क्या ये जुमला है? और अगर ये जुमला आप लोगों को दिखता है तो जाइए जलेबी के फैक्ट्री में जलेबी खाइए। अच्छा, एक हमारे पास समय नहीं है और भी जगह पे जाना है। मनीष जी, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्रोधित नहीं है। हाइपर क्यों हो जा रहे हैं? नेता को बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं है, जनता का जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप अभी बोले हम सुने। अच्छा, आप अभी बोले हम सुने, जो मेरा भी बात सुन लीजिए। कुछ गूंगे बहरे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनको सुना रहे थे, जिन्हें जुमला लगता है, तो उन्हें हम जुमला का परिभाषा दे रहे थे। अब जुमला कौन देता है पता है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा गरीबी दूर करेंगे, क्या दूर हुआ? नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू ने जुमला किया था। अच्छा। इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर हुआ? नहीं, इंदिरा गांधी ने जुमला किया था। राजीव गांधी ने कहा गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करेंगे, किया? नहीं। पीवी नरसिम्हा राव बोले थे कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, हुआ? नहीं। मनमोहन सिंह 10 साल तक जो है 2004 से लेकर 14 तक गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, हुआ? नहीं। और नरेंद्र मोदी ने 40 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। अब बताइए जुमला कौन करता है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हम बताएं? हाँ। अभी हम पेट्रोल 100 रुपया खरीद रहे हैं, दाल 200 रुपए खरीद रहे हैं। जो तेल की जो कीमत है वह काफी उछाल है, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना मनीष जी, वो आज आहत है। विचार करें, सुनिए आप सुनिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए ना भैया। सवाल पूछ लीजिएगा, जवाब नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जवाब भी सुनिए। 2004 में डीजल और पेट्रोल का प्राइस जितना था पता है आपको? नेट पे सर्च मारिए, 78 रुपया 2014 में था। अच्छा। अभी जो है 98 रुपया पेट्रोल का प्राइस है। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया बढ़ा। 38 रुपया था, 78 रुपया हो गया। 40 रुपया बढ़ा मनमोहन सिंह के सरकार में, सीधे 100% से ज्यादा। और 10 साल के सरकार में, हमारे सरकार में सिर्फ और सिर्फ 25% डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो बताइए जुमला कौन करता है? उनके सरकार में सीधे डबल हो गया पेट्रोल और डीजल का दाम। तेल का दाम, सोयाबीन तेल हो या पाम ऑयल हो या आपका सरसों का तेल हो, उनके समय में दुगुना बढ़ा, हमारे समय में सिर्फ और सिर्फ 50% बढ़ा। देखिए, ऐसे डेटा कंसीडर मत कीजिए कि 70 रुपया था 100 रुपया हो गया। नहीं, 2004 से लेके 14 तक कितना बढ़ा और 14 से लेके 24 तक कितना बढ़ा? 20 साल हुआ। सही है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए लोग। 20 साल हुआ। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में डीजल का दाम कितना बढ़ा और मोदी जी के कार्यकाल में डीजल का दाम कितना बढ़ा? अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ज्यादा परसेंटेज डीजल या पेट्रोल का दाम मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा होगा, हम राजनीति छोड़ देंगे। और अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में डीजल, पेट्रोल और महंगाई ज्यादा बढ़ा होगा, तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे और राजनीति छोड़ेंगे? क्या हेमंत सोरेन देश से माफी मांगेंगे, राजनीति छोड़ेंगे? अब आपका सवाल, अब यहीं पे समाचार समाप्त कीजिए, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है। फिर मिलिएगा, फिर जवाब देंगे। और फिर विपक्ष के जो अंधे जुमलेबाज नेता हैं, जो गरीबी दूर करने की बात करते करते अपने अमीर हो गए और ना जाने इटली में कहां, सिंगापुर में कहां घर बना लिए, वैसे वैसे नेताओं को फिर सबक सिखाएंगे। मनीष जी, जय हिंद। सुनिए ना, जब हम डाटा में अभी सोच रहे थे आपसे बात करेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़े हैं आप? बताइए बताइए, अभी हम दिखा रहे। सुनिए ना, दिखाना नहीं, देखिए एनसीआर, डेटा सुनिए, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, वो बताइए आप। क्या आप बताइए ना भैया, पूछ दिए, पता नहीं है। गजब हाल है भैया। सुनिए ना, हम नहीं जानते, हम आपको एनसीआरबी नहीं जानते हैं। हाँ। हम एनसीईआरटी जानते हैं। आपको बताते हैं क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? एनसीईआरटी जानते हैं हम, एनसीईआरटी नहीं जानते। फुल फॉर्म बताइए। हम आपको नहीं बताएंगे, तो हम भी आपको एनसीईआरबी का फुल फॉर्म नहीं बताएंगे। सुनिए, अब हम बताते हैं। नेशनल क्राइम डेटा जो है, उसमें जो है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय जो है क्राइम ज्यादा होता था। अच्छा। अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस समय क्राइम कम होता है। यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में बीजेपी की सरकार है। वहीं पर एनसीईआरबी। सुनिए एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टेंस। अरे हम पूरा डिस्टेंस। सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या होता था महिलाओं के साथ, आप सभी को पता है यूपी में। अभी हम लोग यूपी में चलिएगा ना, तो यूपी पे बात करेंगे। इस बार जो है अभी हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। झारखंड का लिटरेसी रेट क्या है? झारखंड का लिटरेसी रेट आज जो है, मैं सुनिए, आज झारखंड का लिटरेसी रेट जो है एक्चुअल एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 78% है। अच्छा। जो नेशनल एवरेज से कम है, नेशनल एवरेज से कम है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। हालांकि कुछ सरकारें जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, कोई बोलती है कि हम 81% है, 82% है, 85% है, लेकिन एग्जैक्ट 78% है जो नेशनल एवरेज
से कम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो हम जो है नेशनल एवरेज के बराबर झारखंड को रखते हैं। मनीष जी, आपको जाना है, हम समझ रहे हैं, जाना है, लेकिन आप ये वादा कर जाइए समझ रहे कि रिपोर्ट और डेटा के आधार पर आप हमसे बात करेंगे, हम तैयार हैं। अभी कौन सी पे बात कर रहे थे भैया? तो बता देते हैं, चलिए। डेटा के आधार पर जो इन्होंने एनसीआरबी का जो जिक्र किया है, हम आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा क्राइम वाला जो स्टेट है वह यूपी बना हुआ है। नहीं, और वहां पर नहीं, सुनिए, इस चीज को समझना जरूरी है। कैसे सुनिए, हम बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है। अच्छा। हिंदू महिलाओं के साथ रेप होता है और किसी को हिम्मत नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर कर सके। समझे ना, पहला चीज। और हाथरस गौन हो जाता है। हाथरस के बारे में आपको नहीं भैया, आप देखिए, आपको पता है हम बता रहे को कितना करीबी से जानते हैं आप? अरे थोड़ा सा यार, चलिए, हम पूरा सांस आता है। अरे हमको भी सांस से हम चुपो ना, सुनो ना, 5 मिनट के लिए बोले, आप काहे ऐसे कर रहे हैं? सुनिए, हम बता रहे हैं। हम बंगाल के बारे में, बंगाल से डबल जनसंख्या जो है वो यूपी का है। डबल। और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। बंगाल में क्राइम होता है ना, तो थाना में जाइएगा ना, तो थाना वाला मार के भगा देता है। पश्चिम बंगाल में, समझे ना, ये चीजें हैं। तो ये चीजें समझिए। हाँ, यानी कि नेक्स्ट बार हम लोग मुलाकात करेंगे तो डेटा के आधार पर बात करेंगे। अभी कौन सी पे कर रहे थे? नहीं, अभी आप डेटा के ऊपर जवाब ही नहीं दिए मनीष जी। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। कितना देर भी इंटरव्यू दे भैया, हम आपको 15 मिनट दिए। अच्छा, चलिए, ये इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप थे। इन्होंने बोला है कि डेटा के आधार पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए एनसीआरबी फिर समझा नहीं रहे। झारखंड का मुद्दा पे पूछ रहे, आप बोल नहीं रहे हैं। चलिए, झारखंड के मुद्दा पे चलिए बात करते हैं। गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। आपका जो लड़का था, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। मनीष जी, मनीष भैया, चलिए, तो ये मनीष कश्यप थे। डेटा के आधार पर बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हो जाएंगे। इनके समर्थक ये बोलेंगे कि नहीं जाना है। तो चलिए भैया, ये जब खुद पत्रकारिता करते थे तो ये कहते थे कि पहले मेरी बात सुनो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का नेता बन चुके हैं और इनकी बोली आप दे सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम डेटा के आधार पर मनीष कश्यप से तो जरूर बात करेंगे। याद रखिएगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डेटा के आधार पर बात करेंगे। झारखंड की क्या व्यवस्था है, क्या दुख है, क्या दर्द है, उस पर तो हम जरूर बात करेंगे, चाहे नेता कोई भी हो।